नमस्कार। आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा राजस्थान जयपुर के ज्ञान सुधा यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु बनाए गए इस चैनल पर हम हिंदी विषय में उन विषयों पर बात कर रहे हैं जो प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। अभी क्योंकि व्याख्याता परीक्षा होनी है कॉलेज व्याख्याता की, तो हम उन्हीं विषयों पर बात कर रहे हैं जो इस परीक्षा में विषय दिए गए हैं। इसी के अंतर्गत आज हम बात करते हैं काव्य हेतु की। काव्य हेतु भारतीय काव्य शास्त्र का एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। काव्य हेतु से अभिप्राय है कि वे कौन से तत्व हैं या वे कौन सी चीजें हैं जिनके होने से कवि कविता करने में, काव्य रचना में समर्थ होता है। भारतीय साहित्य शास्त्र में, संस्कृत में हम देखते हैं तो पाते हैं कि विद्वानों ने इस पर भी अपना विचार दिया है और गहन विचार जो है इस संबंध में हमें विद्वानों के मिलते हैं। संस्कृत काव्य शास्त्र में ही हम देखते हैं कि भामा जो है वो काव्य हेतु के संबंध में कहते हैं कि काव्य की रचना केवल प्रतिभाशाली व्यक्ति ही कर सकता है, यानी कि जिसके अंदर प्रतिभा है वही काव्य रचना में समर्थ होता है। उन्होंने प्रतिभा को ही महत्वपूर्ण माना है। दंडी की मान्यता है कि स्वाभाविक प्रतिभा, प्रचुर अध्ययन एवं निरंतर अभ्यास, यानी उन्होंने 3 काव्य हेतु बताए हैं। स्वाभाविक प्रतिभा, प्रचुर अध्ययन और निरंतर अभ्यास, ये 3 काव्य के हेतु हैं जिनके कारण काव्य रचना होती है, कवि काव्य रचना में समर्थ होता है। काव्य हेतुओं का निर्देश जो है वो वामन ने भी किया है और वामन ने प्राय भामा और दंडी द्वारा जो काव्य हेतु दिए गए हैं उन्हीं का अनुसरण किया है। और वामन का कथन है कि लक्ष्यत्व, अभियोग, वृद्ध सेवा, अवेक्षण, प्रतिभा तथा अवधान के द्वारा काव्य की रचना होती है। उन्होंने कहा है कि लक्ष्यत्व, अभियोग, वृद्ध सेवा, अवेक्षण, प्रतिभा, अवधान के द्वारा काव्य रचना होती है। तो हम देख लेते हैं कि ये है क्या अभिप्राय है इनसे। लक्ष्यत्व, काव्य से परिचय करना, ये है लक्ष्यत्व। काव्य से परिचय लक्ष्यत्व है। काव्य की रचना के लिए उद्योग करना, काव्य की रचना के लिए उद्योग करना, इसे कहते हैं अभियोग। तीसरी बात उन्होंने कहा है वृद्ध सेवा। तो इससे वामन का अभिप्राय है कि काव्य का उपदेश करने वाले गुरु की सेवा करना वृद्ध सेवा है। फिर है अवेक्षण। अवेक्षण के संबंध में वामन कहते हैं कि विविध शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त करके पदों का आधान करना एवं उद्धरण करना, ये सब चीजें जो है वो अवेक्षण कहलाती हैं। फिर है प्रतिभा। वामन के अनुसार कवित्व का बीज प्रतिभा है। वामन के अनुसार कवित्व का बीज जो है वो प्रतिभा है। फिर वे कहते हैं अवधान। चित्त की जो एकाग्रता है उसे कहते हैं अवधान। तो इस तरह से वामन ने काव्य हेतुओं में इन 6 चीजों की बात की है और उनके अनुसार इस तरह से इनके होने पर काव्य रचना संभव होती है। अगले विद्वान हैं रुद्रट। रुद्रट के अनुसार शक्ति, व्युत्पत्ति और अभ्यास, ये 3 काव्य के हेतु हैं। यानी कि रुद्रट ने एक शब्द दिया है, वो है शक्ति। शक्ति, व्युत्पत्ति और अभ्यास, इन तीनों को काव्य का हेतु बताया है। इनके बाद नाम आता है मम्मट का। मम्मट भी शक्ति, निपुणता और अभ्यास को काव्य का हेतु मानते हैं। मम्मट ने क्या कहा है? शक्ति, निपुणता और अभ्यास, ये 3 काव्य के हेतु हैं। इसके बाद नाम आता है पंडित राज जगन्नाथ का। पंडित राज ने काव्य हेतु यद्यपि एकमात्र मानते हैं वो प्रतिभा को। उनके अनुसार प्रतिभा के द्वारा ही काव्य रचना होती है, लेकिन इसके बाद वो कहते हैं कि व्युत्पत्ति और अभ्यास जो है वो प्रतिभा के हेतु हैं। काव्य का हेतु तो है प्रतिभा, और प्रतिभा किससे आती है? उस प्रतिभा का जो हेतु है वो है व्युत्पत्ति और अभ्यास।
व्युत्पत्ति के माध्यम से और अभ्यास के माध्यम से प्रतिभा आती है और प्रतिभा निखरती है। इन दोनों को उन्होंने प्रतिभा का हेतु बताया है। तो इस तरह से पंडित राज जगन्नाथ जो है प्रतिभा को ही काव्य का मुख्य जो हेतु मानते हैं प्रतिभा को। इनके बाद हम नाम लेते हैं वाग्भट का। वाग्भट ने केवल प्रतिभा को ही काव्य का कारण कहा है और उनके अनुसार व्युत्पत्ति और अभ्यास जो है वो प्रतिभा को संस्कृत करते हैं, अर्थात प्रतिभा का संस्कार करने वाले हैं व्युत्पत्ति और अभ्यास। और उनके अनुसार काव्य का हेतु केवल और केवल प्रतिभा है। अब हम बात करते हैं आनंदवर्धन की। आनंदवर्धन ने प्रतिभा व्युत्पत्ति इन दो को काव्य हेतु बताया है, परंतु इन दोनों में भी वे प्रतिभा को अधिक महत्व देते हैं। आनंदवर्धन ने प्रतिभा और व्युत्पत्ति दो को काव्य हेतु बताया है, लेकिन इनमें से भी प्रतिभा को आनंदवर्धन जो है वो अधिक महत्व देते हैं। इस तरह से हम देखते हैं कि प्रतिभा, व्युत्पत्ति और अभ्यास ये तीन मुख्य रूप से काव्य हेतुओं के रूप में स्वीकार किए गए हैं। और आचार्यों का ये भी मानना है कि जो प्रतिभा है, यदि कवि में जन्मजात नहीं है, प्रतिभा अगर कवि में जन्मजात नहीं है तो भी वह विद्या का अध्यापन करके, निरंतर अभ्यास करके काव्य की रचना कर सकता है। और इसी तथ्य को पंडित राज जगन्नाथ ने जो कहा है कि व्युत्पत्ति और अभ्यास से प्रतिभा जो है लाई जा सकती है, प्रतिभा जो है उसको हम प्राप्त करते हैं व्युत्पत्ति और अभ्यास के माध्यम से। यानी कि हमारे पास अब काव्य हेतु हैं प्रतिभा, अभ्यास और व्युत्पत्ति। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रतिभा की। प्रतिभा क्या है और कवियों में यह प्रतिभा किस तरह से आती है, इसको लेकर के विद्वानों ने अपना मत विस्तार से दिया है। विशद रूप से चर्चा जो है इसके बारे में मिलती है। अधिकांश विद्वानों का यही मानना है कि प्रतिभा जो है वो पूर्व जन्म के संस्कारों से उत्पन्न होती है और उनका मानना है कि जन्म जन्मांतर के जो संस्कार हैं वो आत्मा पर पड़ते रहते हैं और उसी से प्रतिभा का जन्म होता है, प्रतिभा का उदय जो है वो इसी से होता है। दंडी और वामन जो हैं उन्होंने प्रतिभा को नैसर्गिक और जन्म जन्मांतर का संस्कार माना है। अभिनव गुप्त के अनुसार कवित्व का बीज रूप प्रतिभा है जो जन्म जन्मांतर के संस्कारों से आती है। मम्मट भी प्रतिभा को पूर्व जन्म के संस्कारों से उत्पन्न मानते हैं। जगन्नाथ ने प्रतिभा के लिए इस सिद्धांत को ज्यों का त्यों तो स्वीकार नहीं किया है, लेकिन वो ये मानते हैं कि प्रतिभा की उत्पत्ति जो है वो अदृष्ट से होती है। प्रतिभा की उत्पत्ति जगन्नाथ के अनुसार अदृष्ट से होती है। अग्नि पुराण का कथन है कि कविता कहने की सामर्थ्य प्रतिभा से ही आती है और इस संसार में पहले तो मनुष्य का जीवन मिलना ये दुर्लभ है और मनुष्य शरीर मिल जाए तो उस पर विद्या प्राप्त करना ये दुर्लभ होता है। और ये दोनों होने पर भी, कवित्व शक्ति होने पर भी प्रतिभा तो सुदुर्लभ है, यानी कि प्रतिभा तो बहुत ही दूर की बात है। तो ऐसे में प्रतिभा को उन्होंने उत्तम काव्य का प्रधान कारण माना है। उत्तम काव्य की रचना जो है वो प्रतिभा के माध्यम से ही होती है। प्रतिभा का स्वरूप क्या है, इसके संबंध में भी विद्वानों ने बहुत ही विशद चर्चा की है, विचार किया है। वामन कहते हैं प्रतिभा कवित्व का बीज है। वामन के अनुसार प्रतिभा जो है वो कवित्व का बीज है। और प्रतिभा की अगर हम बात करते हैं, इसका वैज्ञानिक स्वरूप सबसे पहले जो दिया है वो है भट्टतोत। भट्टतोत जो अभिनव गुप्त के गुरु हैं, उन्होंने सबसे पहले प्रतिभा का वैज्ञानिक स्वरूप दिया और उन्होंने कहा नव नवोन्मेष शालिनी प्रज्ञा। प्रतिभा के संबंध में वे कहते हैं कि नए नए अर्थों के उन्मीलन करने में जो समर्थ प्रज्ञा है वही प्रतिभा है। तो उन्हीं से अनुप्राणित होकर के जो है कवि वर्णन करने में निपुण होता है और जो है काव्य की रचना करता है। अभिनव गुप्त जो भट्टतोत के शिष्य हैं, उन्होंने भी
उन्हीं के अनुरूप प्रतिभा के लक्षण दिए हैं। राजशेखर का विचार है कि प्रतिभा जो है वो कवि के अंदर होती है और इसी प्रतिभा के माध्यम से कवि परोक्ष जो वस्तु है उसे भी प्रत्यक्ष कर देता है, यानी कि प्रतिभा जो है परोक्ष को भी प्रत्यक्ष कर देती है। अगर प्रतिभा नहीं है कवि के अंदर तो प्रत्यक्ष चीज भी परोक्ष हो जाती है, यानी कि प्रतिभा जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। परोक्ष को प्रत्यक्ष करने में जो है भूमिका प्रतिभा की ही रहती है। प्रतिभाशाली कवि ही ऐसा कर पाता है। रुद्रट ने प्रतिभा के रूप को और स्पष्ट किया और उन्होंने प्रतिभा के लिए शक्ति शब्द का प्रयोग किया। रुद्रट ने प्रतिभा को और अधिक स्पष्ट करते हुए इसके लिए शक्ति शब्द का प्रयोग जो है वो उन्होंने किया है। उसके बाद हम बात करते हैं कि प्रतिभा के संबंध में महिम भट्ट जो हैं उन्होंने भी प्रतिभा को बहुत महत्व दिया है और उनके अनुसार रस के अनुरूप शब्द और अर्थ का चिंतन करने वाले कवि की अपने स्वरूप के स्पर्श से उत्पन्न प्रज्ञा ही प्रतिभा है। उनके अनुसार प्रतिभा मानो भगवान का तीसरा नेत्र है और इसके माध्यम से कवि जो है वो तीनों कालों के अर्थों का दर्शन कर लेता है। प्रतिभा के माध्यम से ही कवि जो है वो तीनों कालों के अर्थों का दर्शन करता है। इस तरह से प्रतिभा के स्वरूप को देने के बाद कवियों ने प्रतिभा के भेद भी दिए हैं। सबसे पहले हम नाम लेते हैं रुद्रट का। रुद्रट ने प्रतिभा के 2 भेद किए हैं और उनके अनुसार प्रतिभा जो है वो है सहजा और उत्पाद्य। उन्होंने प्रतिभा के 2 भेद करते हुए कहा है, प्रतिभा सहजा और उत्पाद्य, ये 2 भेद हैं। राजशेखर ने प्रतिभा के भेदों का विशद विवेचन किया है और उन्होंने प्रतिभा को मुख्य रूप से 2 भागों में बांटा है, 2 भेद किए हैं और वो कहते हैं कार्यत्री प्रतिभा और दूसरी है भावित्री प्रतिभा। पहली उन्होंने कहा है कार्यत्री प्रतिभा और दूसरा उन्होंने कहा भावित्री प्रतिभा। कार्यत्री प्रतिभा वह है जिसकी सहायता से कवि कविता करने में समर्थ होता है, यानी कि काव्य की रचना करने में समर्थ कवि की जो प्रतिभा है वह प्रतिभा कार्यत्री प्रतिभा कहलाती है। दूसरा उन्होंने नाम लिया है भावित्री प्रतिभा, जिस प्रतिभा की सहायता से समालोचक पाठक कवि के अभिप्राय को समझने में समर्थ होते हैं, उसे कहते हैं भावित्री प्रतिभा। तो इस तरह से उन्होंने 2 भेद किए हैं और उसके बाद उन्होंने कार्यत्री प्रतिभा के भी 3 भेद किए हैं और वो कहते हैं ये कार्यत्री प्रतिभा जो है वो 3 प्रकार की है। एक तो सहजा, दूसरी आहार्य और तीसरी है औपदेशिकी। कार्यत्री प्रतिभा के भी राजशेखर ने 3 भेद किए हैं, सहजा, आहार्य और औपदेशिकी। उनके अनुसार जो सहजा प्रतिभा है वो पूर्व जन्म के संस्कारों की अपेक्षा रखती है और पूर्व जन्म के संस्कार हैं और थोड़ा सा ही प्रयास करने पर, अभ्यास करने से ये प्रतिभा जो है अपने आप उद्भूत हो जाती है। आहार्य जो प्रतिभा है वो संस्कारों की तो अपेक्षा रखती है परंतु इसको उद्भूत करने के लिए और अधिक सामने लाने के लिए अधिक अभ्यास की आवश्यकता होती है। यह प्रतिभा है आहार्य प्रतिभा। तीसरी प्रतिभा औपदेशिकी प्रतिभा, वह प्रतिभा जो राजशेखर के अनुसार तंत्र मंत्र के द्वारा उत्पन्न होती है, उसे वो कहते हैं आहार्य प्रतिभा, औपदेशिकी प्रतिभा। अब हम बात करते हैं इसके बाद अन्य आचार्यों के क्या मत हैं। राजशेखर के अनुसार बुद्धि के भी 3 प्रकार उन्होंने किए हैं, क्योंकि कुछ विशिष्ट आचार्य ऐसे हैं जिन्होंने प्रतिभा को और प्रज्ञा को एक ही कहा है, यानी कि प्रज्ञा को ही उन्होंने प्रतिभा का नाम दे दिया है और इस तरह से प्रज्ञा और प्रतिभा को पर्यायवाची रूप में उन्होंने स्वीकार किया है। और राजशेखर कहते हैं कि यह बुद्धि जो है वो 3 तरह की है, स्मृति, मति और प्रज्ञा। स्मृति, मति और प्रज्ञा। तो स्मृति क्या है? स्मृति उनके अनुसार व्यतीत अर्थ का जो स्मरण कराती है वो है स्मृति, व्यतीत अर्थ का जो स्मरण कराती है वो है मति। फिर उनके अनुसार
ये तो हुई स्मृति। फिर उनके अनुसार वर्तमान अर्थ का जो बोध कराती है वो है मति। जो वर्तमान अर्थ का बोध कराती है वो है मति, और जो बुद्धि भविष्य का दर्शन कराती है वो है प्रज्ञा। स्मृति तो बीते हुए समय के संबंध में है, और मति जो वर्तमान के अर्थ का बोध कराती है, और प्रज्ञा जो है वो भविष्य का दर्शन कराती है। इस तरह से जो है बुद्धि के 3 रूप जो है उन्होंने प्रकार राजशेखर ने बताए हैं। तो ये बात हुई है हमारी प्रतिभा के संबंध में। काव्य हेतु के रूप में 3 हेतु माने गए हैं। कौन कौन से? प्रतिभा, अभ्यास और व्युत्पत्ति। तो सबसे पहले हमने बात की है प्रतिभा के संबंध में। अब हम अगले पर जाते हैं। दूसरा जो हेतु है वो है व्युत्पत्ति। व्युत्पत्ति की भी विस्तृत व्याख्या आचार्यों के द्वारा की गई है, और व्युत्पत्ति का अर्थ है लोक व्यवहार, शास्त्र, काव्य आदि का अध्ययन करके उनका ज्ञान प्राप्त करना। व्युत्पत्ति का अर्थ है लोक व्यवहार, शास्त्र, काव्य आदि का अध्ययन करके उनका ज्ञान प्राप्त करना। क्यों? क्योंकि कवि की वाणी जो है सभी विषयों का वर्णन करती है, इसलिए कवि को सभी विषयों का व्यवहारिक ज्ञान होना चाहिए। इसलिए जो है व्युत्पत्ति अपना महत्वपूर्ण स्थान रखती है। राजशेखर के अनुसार औचित्य व अनौचित्य का विवेक एवं बहुलता ही व्युत्पत्ति है। राजशेखर कहते हैं औचित्य व अनौचित्य का जो विवेक है और इसकी बहुलता जो है उसे हम व्युत्पत्ति कहते हैं। भामा कहते हैं कि काव्य की रचना करने वाले को पहले, भामा का मत है कि काव्य की रचना करने वाले को पहले शब्द शास्त्र, छंद शास्त्र, कोश, इतिहास, लोक व्यवहार, दर्शन, कला आदि को जानना चाहिए तथा अन्य कवियों के काव्यों का अवलोकन करना चाहिए। इस तरह से ये सब अध्ययन जो है वो क्या कहलाता है? व्युत्पत्ति। सारा प्रत्येक ज्ञान, प्रत्येक शिल्प, प्रत्येक विद्या, प्रत्येक कला, क्योंकि काव्य का विषय होता है, इसलिए इन सब का अध्ययन जो है आवश्यक है। वामन ने काव्य के जो 3 हेतु प्रतिपादित किए हैं, उनके अनुसार लोक, विद्या और प्रकीर्ण, इसमें उन्होंने लोक व्यवहार की जो बात की है वह लोक है, और शब्द शास्त्र, स्मृति, छंद आदि जो है उनका ज्ञान प्राप्त करना ये विधाएं हैं, और कवि को इन सब का ज्ञान होना चाहिए। ये बात जो है वामन ने कही है। आचार्य ममट ने व्युत्पत्ति का अभिप्राय और अधिक स्पष्ट किया, और उन्होंने ममट ने व्युत्पत्ति के लिए एक शब्द दिया, वो है निपुणता। ममट ने व्युत्पत्ति के लिए जो शब्द दिया है वो है निपुणता, और उनके अनुसार शास्त्र, काव्य आदि के अवेक्षण में निपुणता आती है। उन्होंने इसको और अधिक स्पष्ट करते हुए कहा कि लोक का अभिप्राय है स्थावर और जंगम लोक का व्यवहार, इन सब का ज्ञान प्राप्त करना। छंद, काव्य, कला, धर्म, अर्थ और लक्षण ग्रंथ आदि जो है इनका भी ज्ञान कवि को होना चाहिए। तो इस तरह से कवि जो है वो इन लोक का और शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त करे, इसलिए उन्होंने इसके लिए शब्द का प्रयोग किया है निपुणता। तो ममट जो है वो काव्य हेतु के रूप में निपुणता यानी कि व्युत्पत्ति को भी स्थान देते हैं। तीसरा हेतु जो बताया है विद्वानों ने वो है अभ्यास। ममट आदि आचार्यों ने अभ्यास को काव्य के हेतुओं में जो है प्रतिभा के बराबर उसको स्थान दिया है, लेकिन जो राजशेखर हैं, जगन्नाथ हैं, उन्होंने अभ्यास को प्रतिभा का सहायक माना है। वे मानते हैं कि प्रतिभा को निखारने का काम प्रतिभा के सहायक के रूप में अभ्यास आता है। अभ्यास का अभिप्राय क्या है? तो इस संबंध में आचार्यों का मानना है कि कवि काव्य के जो मर्मज्ञ लोग हैं, जो वृद्ध जन हैं, उनकी सेवा करते हुए उनके निर्देशन में काव्य की रचना करें। वामन के अनुसार वृद्ध जनों की सेवा को काव्य की शिक्षा के लिए अनिवार्य रूप से प्रतिपादित किया गया। वामन मानते हैं कि वृद्ध जनों की सेवा जो है वो काव्य की शिक्षा के लिए अति अनिवार्य है।
अभ्यास की व्याख्या करते हुए मम्मट जो हैं वो और अधिक विशद चर्चा करते हैं और कहते हैं कि काव्य रचना की शिक्षा प्राप्त करने का जो इच्छुक है, जो चाहते हैं कि वो काव्य रचना करें, वे लोग उन विद्वानों की सेवा में जाएं जो काव्य रचना को जानते हैं तथा उसकी समालोचना के मर्मज्ञ हैं। उनके उपदेश के द्वारा वह शब्दों एवं अर्थों की योजना विषय के अनुकूल बनाएं और इस तरह से उसका समायोजन जो है काव्य में करते हैं। इस प्रक्रिया को जब पुनः पुनः बार बार किया जाता है तो इसे ही अभ्यास कहते हैं। यानी कि अभ्यास क्या है कि जो काव्य के मर्मज्ञ हैं, समालोचक हैं, उनके निर्देशन में बार बार कार्य जब किया जाता है तो इसे अभ्यास कहते हैं। ऐसा जो है मम्मट ने कहा है। कवियों की शिक्षा और कविता करने के अभ्यास करने के संबंध में प्राचीन आचार्यों ने विस्तृत निर्देश दिए हैं और उनके अनुसार मनुष्य में जो 8 विशेषताएं हैं वो काव्य की माताएं कहलाती हैं। 8 विशेषताएं होनी चाहिए। उनके अनुसार ये 8 विशेषताएं क्या हैं? उत्तम स्वास्थ्य, अभ्यास, प्रतिभा, गुरुजनों के प्रति भक्ति, विद्वानों के साथ गोष्ठियां, बहुत अधिक अध्ययन, प्रबल स्मरण शक्ति और चित्त की प्रसन्नता। तो इस तरह से बार बार हम इन चीजों को करें, अभ्यास जो है वो कहलाता है। और काव्य रचना के लिए उनका कहना है कि इन 8 चीजों का होना जरूरी है। इसके माध्यम से जो है कवि काव्य रचना कर सकता है। उत्तम स्वास्थ्य आदि का होना भी जरूरी है। इतनी बातें करने के बाद अब हम ये भी देख लेते हैं कि ये जो काव्य हेतु दिए गए हैं, क्या ऐसा है कि ये तीनों ही होने जरूरी हैं या इनमें से कोई एक जो है वो काव्य हेतु होता है? तो इस संबंध में विद्वानों का मत है कि इनमें से कौन सा प्रधान है या कौन सा नहीं है, ये प्रश्न उठाना ही गलत है, क्योंकि इन तीनों का को समक्ष ही रखना चाहिए। और यही कारण है कि संस्कृत काव्य शास्त्र में भी काव्य हेतु शब्द का ही प्रयोग किया जाता है। इन तीनों के लिए भी काव्य हेतु शब्द यानी कि एक वचन के रूप में ही इसका प्रयोग हम करते हैं। तो इसका अभिप्राय यही है कि ये तीनों जो हैं कहने के लिए 3 हैं, लेकिन एक जो तत्व है या एक भी हेतु न हो तो काव्य रचना में कभी समर्थ नहीं हो सकता। प्रतिभा, व्युत्पत्ति और अभ्यास ये तीनों ही काव्य रचना के लिए अति आवश्यक हैं। इसके बाद हम बात करते हैं कुछ प्रश्नों की जो गत वर्ष के परीक्षाओं में, प्रतियोगी परीक्षाओं में विशेष रूप से पूछे गए हैं, जिससे हम जान सकते हैं कि किस तरह के प्रश्न जो हैं वो भविष्य में पूछे जाएंगे और किस तरह से अब तक पूछे गए हैं। पहला प्रश्न है, भारतीय आचार्यों ने किस तत्व को सर्वाधिक महत्व दिया है काव्य हेतु के रूप में? कल्पना, अभ्यास, प्रतिभा और निपुणता। तो इसमें से हम देखते हैं प्रतिभा ही है जिसे काव्य हेतु के रूप में सर्वाधिक महत्व दिया गया है। आचार्यों ने प्रतिभा को मूल माना है। विद्वानों ने काव्य हेतु की दृष्टि से किस तत्व को आवश्यक नहीं माना? प्रतिभा, ईश कृपा, अभ्यास, व्युत्पत्ति। इनमें से हमने देखा कि प्रतिभा, अभ्यास और व्युत्पत्ति को तो आचार्यों ने काव्य हेतु के रूप में स्वीकार किया है, लेकिन ईश कृपा जो है उसे काव्य हेतु में नहीं माना गया है, इसलिए इसका उत्तर होगा ईश कृपा। शक्ति निपुणता काव्य हेतु विषयक ये मत किसका है? मम्मट, वामन, दंडी, हेमचंद्र। तो हम देखते हैं कि ये मत जो है मम्मट ने दिया है। उन्होंने निपुणता को शक्ति नाम दिया था और इस तरह से इस प्रश्न का उत्तर होगा मम्मट। आचार्य मम्मट ने निपुणता को शक्ति कहा है और ये मत जो है आचार्य मम्मट का है। प्रतिभा को अपूर्व वस्तु निर्माण क्षमा कहने वाले आचार्य हैं। विकल्प हैं राजशेखर, मम्मट, वामन, अभिनवगुप्त। हमने देखा था कि भट्टतोत के ही समान अभिनवगुप्त ने भी प्रतिभा को अपूर्व वस्तु निर्माण क्षमा कहा है, तो इसका उत्तर होगा अभिनवगुप्त। आचार्य दंडी ने काव्य हेतु किसे माना है?
विकल्प है निपुणता, प्रतिभा, जीवनी इच्छा। प्रतिभा, शास्त्र ज्ञान और अभ्यास। तो हम देखते हैं कि दंडी ने तीनों को ही काव्य हेतु के रूप में स्वीकार किया है, प्रतिभा, शास्त्र ज्ञान और अभ्यास। तो इसमें उत्तर होगा प्रतिभा, शास्त्र ज्ञान और अभ्यास। तो आज हमने बात की है काव्य हेतुओं की। नमस्कार।